हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर 04 जो है हमारा नील बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब तक हमने पढ़ा था जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम और हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा। जे थॉम्सन सर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से लोकेट करते हैं एटम के अंदर। फिर रदरफोर्ड सर ने क्या चीजें बताई, एक तो न्यूक्लियस बताया कि न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, और दूसरा उसका साइज बताया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल। अब इस मॉडल के एक सबसे खास बात है कि जो नील बोहर सर है, इन्होंने ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर दिया है। तो ये जो मॉडल है वो मोस्टली हाइड्रोजन पर ही वैलिड होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक तो ये मॉडल दिया हाइड्रोजन पर, दूसरा कब दिया, 1913 में दिया। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो रदरफोर्ड सर थे उन्होंने मिक्स कर दिया था क्लासिकल थ्योरी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो इसलिए हम क्लासिकल थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूज ही नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि एटम अगर इतना ज्यादा छोटा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस टाइम पे जो अर्ली क्वांटम आइडियाज थे, अर्ली क्वांटम कॉन्सेप्ट थे, तो उन्होंने इन कॉन्सेप्ट्स का यूज किया। क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी है वो यूज होती है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, और जो क्वांटम थ्योरी है वो यूज होती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर, जो छोटे छोटे पार्टिकल है। एटम क्या बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, माइक्रो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप से दिखने वाला पार्टिकल है। इसलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अर्ली क्वांटम आइडियाज का यूज कर लिया। ठीक है, तो अर्ली क्वांटम आइडियाज का यूज करके इन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट दिए। बहुत ही इजी है। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात, अब तक ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता है। अभी तो हमें पता है, लेकिन जब नील बोहर सर ने 1913 में, उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने एक आइडिया दिया था, बिल्कुल सही नहीं था जो ये बताएंगे मॉडल के अंदर, लेकिन कुछ सही था, कुछ इसके अंदर फिर लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द, इसको ना 3 पार्ट में इधर ही बना दूंगी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन circular orbit and the necessary centripetal force is provided, यहां से इस हटा दो, is provided by electrostatic force of attraction between electron and nucleus। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। इनका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मींस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब वो कोई भी पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, kZe² डिवाइड बाई r²। Ze हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया E, और हम कूलम्स लॉ में क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसलिए हमने E नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही रखा है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पोस्टुलेट। यहां से ऑर्बिट के बारे में एक आइडिया दे दिया था कि ऑर्बिट की एक
प्री डिफाइंड एनर्जी होती है कि ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। एक तरह से फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने यही बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड में, और जो रिवोल्यूशन के लिए एनर्जी चाहिए, वो रिवोल्यूशन के लिए जो फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। और फर्स्ट पोस्टुलेट से पता चला कि जो ऑर्बिट होती है उनकी एनर्जी जो है फिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पोस्टुलेट है, देखो सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन revolve in certain discrete non-radiating orbit। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला सर्टेन डिस्क्रीट मीन अलग अलग। जैसे रदरफोर्ड ने सर ने कहा था कि ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करता हुआ आएगा, एक ऑर्बिट पूरा है ही नहीं और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड सर का एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इन ऑर्बिट्स में ऐसे डिस्क्रीट होंगे, अलग अलग ऑर्बिट होगा, एक ऑर्बिट दो ऑर्बिट। ठीक है, नॉन रेडिएटिंग, यहाँ से ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अपने आप ही एनर्जी छोड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है फिक्स है। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात कही थी, समझ गए? सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h डिवाइड बाई 2 पाई, जिसको हम h कट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? h कट। तो इन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? nh कट के इक्वल। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr और nh कट का h डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, तो यहां से देखो इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? स्टेबल ऑर्बिट का। फर्स्ट वाले पोस्टुलेट में तो इन्होंने बोल दिया कि जो ऑर्बिट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हो गए, उनकी कुछ एनर्जी होगी। सेकंड में बता दिया कि वो ऑर्बिट स्टेबल है और ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं पे भी रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी गाड़ी टर्न कर सकते हैं? हमें कहाँ चलानी पड़ेगी? जहाँ पे उसका पाथ होगा, जहाँ पे उसका रोड होगा, या जहाँ पे उसकी वो जो गली होगी, हम जहाँ पे रास्ता होगा वहीं पे तो गाड़ी चला सकते हैं ना। अपनी मर्जी से कहीं पे भी चलाएंगे तो कहीं पे घर आएगा, कहीं पे पेड़ पौधे आएंगे, तो अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से नहीं घूम सकता है, वहां पे कुछ प्री डिफाइंड ऑर्बिट्स। और कौन से ऑर्बिट्स है? जिनका एंगुलर मोमेंटम इतना होगा, सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये था इसका सेकंड पोस्टुलेट, नोट करो। थर्ड ऑर्बिट है द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। कब होता है एमिशन ऑफ और एब्जॉर्प्शन प्लेस? ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। कि एक ऑर्बिट से जब वो दूसरे ऑर्बिट के अंदर जाएगा, सिर्फ तभी उसके अंदर क्या होगा? एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे यहाँ पे हम 3 ऑर्बिट बना लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, मैं 2-2 बना रही हूं। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाना चाहता है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स
आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड, जब इलेक्ट्रॉन इनर से आउटर में जाएगा, इनर से आउटर में जाएगा, तब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इनर टू आउटर ऑर्बिट, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जब हम बाहर से इसको एनर्जी देंगे ना, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, एनर्जी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसके अंदर डिटेल में देखेंगे कि कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है और कितनी एनर्जी, एग्जैक्टली कितनी एनर्जी ये रिलीज करता है, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना कि जब अंदर है तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगी, इसलिए बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, जिससे की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर ऑर्बिट में आ सके, ठीक है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। ये E2 माइनस E1 क्या है, मान लेते हैं कि E2 इस ऑर्बिट की एनर्जी है और E1 इस ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, H न्यू, ठीक है। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया तो E2 माइनस E1 कितनी एनर्जी रिलीज होगी, H न्यू, ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे बोहर के 3 पोस्टुलेट। एक बार दोबारा देखो, यहाँ से फर्स्ट पोस्टुलेट में बताया सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम होगा NH डिवाइड बाई 2 पाई के इक्वल, और थर्ड में इन्होंने बताया E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है। तो इन्होंने 3 तो ये अपने पोस्टुलेट दिए एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद इन्होंने बताया कि रेडियस कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारी जो रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कॉन्सेप्ट, क्लियर, नोट डाउन करो। रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, उन्होंने अपने ऑर्बिट का नाम क्या रख दिया था, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कि उनकी एनर्जी फिक्स है, वो मूव करते करते, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरा देंगे, नहीं, उनका जो पाथ है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो हमें रेडियाई कैलकुलेट करने, जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है ये स्पेशली इसका डेरिवेशन, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले बोहर के जो 2 पोस्टुलेट लेते हैं हम यहाँ पे, MVR इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई, और एक होगा हमारे पास MV स्केयर डिवाइड बाई R इज इक्वल टू KZE स्केयर डिवाइड बाई R स्केयर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। रेडियस इधर से देखिए, R से R कैंसिल, R इधर आ गया, KZE स्केयर डिवाइड बाई MV स्केयर। बट इसमें तो V है और V हमें नहीं पता कितना है, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है नहीं पता, तो उसके लिए हम इसको इधर ही छोड़ के इधर से V निकाल लेते हैं। यहाँ से V किसके इक्वल आया, NH डिवाइड बाई 2 पाई MR, और इसको इधर पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू KZE स्केयर MV स्केयर, V स्केयर की वैल्यू इधर पुट करो, N स्केयर H स्केयर, और ऊपर आ गया 4 पाई स्केयर M स्केयर और R स्केयर। अब यहाँ पे भी R स्केयर आ गया, R से R कैंसिल कर दो, हमें चाहिए सिर्फ R चाहिए तो सारी टर्म उस साइड ले जाओ, M से M कैंसिल, तो N स्केयर H स्केयर और डिवाइड में ये पूरी टर्म कितनी बनी, 4 पाई स्केयर लिख दिया हमने, M KZE स्केयर, और ये आ गया हमारे पास R का फॉर्मूला। देखो नोट डाउन करो,
ठीक है, तो यहां से r इज इक्वल टू किसके इक्वल, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल लूँ एन स्क्वायर, जो जो टर्म वेरिएबल है वो लिखो, h कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हो गया, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई z। ठीक है, तो ये दो टर्म है, ये याद भी रखनी है। और ठीक है, तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ पे h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। जब इन सारी टर्म्स मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे, कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू है जिसको तुम याद रख सकते हो कि 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतनी रेडियस। अब इतनी रेडियस किसकी होती है, तो तब होगी ना जब n भी 1 हो जाए, z भी 1 हो जाए। z 1 होता है हाइड्रोजन के केस में, n 1 होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करे, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो इतनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए किसके इक्वल होगा 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर 9। तो जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी रेडियस होती है रेशियो की फॉर्म में, जो कि इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल गया, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी कम ज्यादा है। स्टार्टिंग वालों में रेडियस की डिफरेंस कितना है 3 है, फिर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में 16 हो जाएगा, 9 के बाद 16, 25। तो ये जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है, इसलिए ऑर्बिट की स्पेसिंग भी क्या है, अलग अलग है। क्लियर? ओके, इसके बाद यहाँ पे ये चीज मत भूलना, क्योंकि ये जो मॉडल है बोहर सर ने जो दिया वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है, तो इसलिए हम जेड को मोस्टली 1 ही बोल देते हैं। ठीक है, बट एग्जाम में आता है कि रेडियस किस तरह से वेरी करती है एन और जेड के साथ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। क्लियर हो गया रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी एटम। कर लोगे? नेक्स्ट है वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से वही दो पोस्टुलेट ही तो दिए है बस, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई है, और एक पोस्टुलेट क्या है mv स्क्वायर r डिवाइड बाई r इज इक्वल टू kz e स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। सिर्फ यही दो पोस्टुलेट है, इन्हीं को रीअरेंज करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है ना। देखो एक छोटी सी ट्रिक है, जब हमें रेडियस निकालनी होती थी तो वहां से हम v की वैल्यू निकालते थे इधर से, और अब की बार हमें v निकालनी है तो इधर से r की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से r किसके इक्वल आ जाएगा, nh डिवाइड बाई 2 पाई m r, m v, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, इधर से r यहाँ ले जाओ, kz e स्क्वायर डिवाइड बाई m v स्क्वायर। इधर से भी r हमने निकाल लिया, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, दोनों को कंपेयर कर दो, या फिर ये लगा लो इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ nh डिवाइड बाई 2 पाई m v kz e स्क्वायर डिवाइड बाई m v स्क्वायर, v से v कैंसल, तो इधर से m से m कैंसल, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ v और यहाँ पे 2 पाई, तो इधर से v ले जाओ इस तरफ, तो ऊपर बचा kz e स्क्वायर और इंटू 2 पाई। kz e स्क्वायर पहले से ही था, 2 पाई और उस तरफ ले गए और नीचे बच गया nh, तो यहाँ से v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁶ इतना। ठीक है,
इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा, इमेजिन करो कितनी स्पीड है, 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, एक सेकेंड में 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो पॉइंट हटा दो सबसे पहले, तो हो गई 5 जीरो, और इसको फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 2200 किलोमीटर। एक सेकेंड में 2200 किलोमीटर। इमेजिन कि यहाँ पे मेरे हैंड्स है, मार्कर है, इसमें एटम्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, वो इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के अंदर भी इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं कि वो एक सेकेंड में 2200 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं। तो मतलब जो चीज़ें ये हमें ऐसे स्टेशनरी दिखाई देती है, वो स्टेशनरी है ही नहीं, वो इतनी हाई स्पीड में मोशन में है। कितनी हाई स्पीड में कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसे एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हो वो इतनी हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। सारी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से नहीं होंगे, क्योंकि हर एक एटम का एटॉमिक नंबर और उसका ऑर्बिट मायने रखता है। अब जितना n की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही उसकी स्पीड है वो कम होती जाएगी। तो जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, सबसे ज्यादा हाई होगी। ठीक है, अब लाइट की स्पीड कितनी होती है, c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो ये 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड है जो 137 टाइम्स उससे थोड़ा सा कम है, मतलब लाइट की स्पीड है वो 137 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को सिर्फ 137 मतलब 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो लाइट की स्पीड बन गई, जो कि आज तक अनमैचेबल स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ गया। अगर मैं z की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं और n की वैल्यू भी 1 पुट कर दूं तो यहाँ से v आ गया 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, जब n भी 1 है z भी 1 है। इसके बाद अगर मैं इसको लिख दूं c/137, कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। c की वैल्यू पुट करेंगे, उसको 137 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 137 है ना, इसको कई बार अल्फा से दिखाते हैं, तो इसको मैं c अल्फा भी लिख सकती हूँ। अब ये अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्लियर? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एग्जाम में कई बार आता है कि एक्सप्लेन करो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है बोहर के मॉडल के अंदर। तो हमें बेसिकली उसकी वेलोसिटी के अंदर ये 1/37 फैक्टर एक्सप्लेन करना होता है। हमें बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में लाइट की स्पीड से 137 टाइम्स कम रिवॉल्व कर रहा है, बस 137 टाइम्स। क्लियर? स्पीड क्लियर हुई, कितनी हाई स्पीड से चीजें हमारे आसपास मूव कर रही है और हमें दिखाई भी नहीं देती है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। अब तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस कितनी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है। अभी हमें बताने उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कि वो एक सेकेंड में न्यूक्लियस के अराउंड में कितना रिवॉल्व कर जाता है, कितने ऑर्बिट्स कंप्लीट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लीनियर स्पीड कितनी होती है उसकी, आर ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई न्यू। न्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है, पुट कर दो v इज इक्वल टू 2 न्यू इज इक्वल टू v/2 पाई आर। क्लियर? इतना क्लियर है कि किसके इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी? v/2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जरूरी नहीं इधर से सॉल्व करना है, इसको तुम सिंपल भी कर सकते हो कि जो ऑर्बिट होगा उसका जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर होगा, और सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से देखो, v की वैल्यू हमने पीछे वाले टॉपिक में निकाली थी, पुट कर दो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई NH। ठीक है, और
2 पाई आर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी आ गया के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच आर। ठीक है, तो अभी हमें रेडियस पता है, तो रेडियस की फॉर्म में हम इसको छोड़ सकते, बट इन केस अगर रेडियस की भी वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो क्यों पुट करनी मैं अभी बताऊंगी, पहले इसको समझ लो। देखो अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगी, मींस के ई स्क्वायर एन एच आर, एन को छोड़ के एच आर, इन सब की वैल्यू पुट करके सॉल्व करूंगी तो आंसर आएगा 6.57 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशन, 10 रेज टू द पावर 15 कितना हो गया देख लो, इतने रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी निकल गई, ये हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, हमारी जो रेडियस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता चल गया। ये जो जेड और एन पे किस तरह से डिपेंड करती है मैं दोबारा बता रही हूँ, याद रखना है ये चीज। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एन की भी वैल्यू, आर की भी वैल्यू पुट करने लग जाऊं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, बाकी तो सारी कांस्टेंट ही है, जेड एन आर। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, आर कितना होगा नीचे एन स्क्वायर और जेड ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और एन की क्यूब। यही आया है, सिंपली हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं आर की कोई, जैसे ये हो गया कि फर्स्ट ऑर्बिट नहीं दिया, हाइड्रोजन के अलावा कोई है, या फर्स्ट ऑर्बिट जैसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी का ये वाला फॉर्मूला लेने के बजाय ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यूब। ठीक है, इसको तुम न्यू नॉट मान सकते हो, ये वाली फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट मतलब कि जब एन भी 1 है और जेड भी 1 है। ठीक है, इधर से अगर टाइम पूछ ले तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता चल गया, टाइम पीरियड पता चल गया, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी वगैरह से रिलेटेड 3 टॉपिक थे। अभी बोर्ड्स के अंदर तो सिर्फ उसकी स्पीड, रेडियस और टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके बाद एनर्जी आती है। ठीक है, बट हमारा जो नीट और आईआईटी का भी सिलेबस होगा, इसलिए अभी के लिए ये तीनों चीजें, स्पीड, उसकी रेडियस और फ्रीक्वेंसी को अच्छे से याद करो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे नीट और आईआईटी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन कराऊंगे, और उसके बाद हम करेंगे एनर्जी, स्पेक्ट्रा और जो स्पेक्ट्रल सीरीज वगैरह। ठीक है।